अस्सलाम वालेकुम। आज प्रोग्राम में बात तो हम करेंगे सियासी इत्तेहाद जो बनने जा रहे हैं और इंतखाबी अमल कैसा होगा, लेकिन शुरू में इकॉनमी के हवाले से कुछ नंबर्स हैं। 286.39 ये आज रुपया डॉलर के मुकाबले में उसका रेट है, 286 रुपये 39 पैसे। और हम सोच रहे थे कि इसको अभी गुंजाइश है 15-20 रुपये और रुपया स्ट्रेंथन हो डॉलर के मुकाबले में, और 250-60 के दरमियान कहीं इसकी वैल्यू सेटल होनी चाहिए। जितना रुपए ने गेन किया था 307 या 309 से, तो उसका एक्सपोर्ट्स के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, ना इन्फ्लेशन के ऊपर उसका हमें कोई ऐसा रद्द-ए-अमल नज़र आया है, बल्कि उसके पॉजिटिव इंडिकेशंस हमें नज़र आई हैं। एक्सपोर्टर्स ने जो पैसा रोक के बैठे हुए थे, उन्होंने इंटरबैंक के अंदर वो अपना पैसा बेचना शुरू किया, रुपया मजबूत हुआ उससे। जो पाकिस्तान से स्मगलिंग के हवाले से कार्रवाइयाँ की गई थी, उसका भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट सामने आया। एक्सपोर्ट्स के नंबर बड़े मानी खेज हैं। अक्टूबर का महीना आफ्टर सो मैनी मंथ्स एक पहला महीना था जिसमें हमें एक पॉजिटिविटी एक्सपोर्ट्स के नंबर में नज़र आई है। एक्सपोर्ट्स के नंबर जो अक्टूबर के महीने में थे 2.7 बिलियन डॉलर्स, और अक्टूबर ओवर अक्टूबर, अगर इस साल अक्टूबर 2023 को अक्टूबर 2022 से मुआवजा करें तो 13% उसके अंदर ग्रोथ नज़र आती है, विच इज़ ए डिसेंट ग्रोथ। पाकिस्तान में हम 25 अरब डॉलर पे कई सालों से फंस गए हैं, 10 सालों से कम से कम, और उससे आगे पीछे निकल नहीं रहे। तो 13% की ग्रोथ, रुपया इसके बावजूद कि 309 से आपका 280 पे आया था। तो इसका मतलब यह है कि आपकी एक्सचेंज रेट ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, ना डिवैल्यू होकर उसने मदद की एक्सपोर्ट्स की, ना रुपया स्ट्रेंथन हुआ तो उसका नुकसान हुआ एक्सपोर्ट्स को। तो रुपया स्ट्रेंथन होने का इन्फ्लेशन के ऊपर फ़ायदा हुआ। इन्फ्लेशन मुसलसल अब 30 से ऊपर था, 31, 33, 35, 39, और रूरल इन्फ्लेशन जो ख़ास तौर पर था फूड इन्फ्लेशन, वो 40s में घूम रहा था। तो लेकिन रुपया मजबूत होने का सबसे ज़्यादा असर, क्योंकि आपकी फ्यूल प्राइसेस भी रिटेल लेवल पे कम हुई हैं, तो उसका असर ये नज़र आया है कि जो आपका इन्फ्लेशन का नंबर था अक्टूबर के महीने में 26.9% आया। अब रुपया दोबारा गिरा है। उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। एक रीज़न ये हो सकती है हमने पाकिस्तान से जो कर्ज़े की अदायगी करनी है वो कर रहे हैं, उस वजह से दबाव का शिकार हो। लेकिन मेरे ख्याल में एक हमारी आजकल आर्म ट्विस्टिंग होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड क्या, तो IMF की टीम इस्लामाबाद में बैठी हुई है और हम अच्छे बच्चों की तरह हर उनका हुक्म मानते हैं। तो इस हुक्म को मानने में बहुत नुकसान है पाकिस्तान का। एक हमने 22% जो पॉलिसी रेट किया है उसने पाकिस्तान की तबाही की है। 7-7.5 हज़ार अरब रुपया हम बैंकों को दे रहे हैं इंटरेस्ट पेमेंट्स की मद में, जो रेवेन्यू कमा रहे हैं उससे भी ज़्यादा बोरो करके बैंकों को दे रहे हैं। तो हमारे पास कुछ पैसा नहीं है कि डिफेंस भी पूरा करें, अपनी डेवलपमेंट स्कीम चला सके, कुछ पैसा नहीं है उसके लिए, सब उधार के ऊपर, डिफेंस भी उधार के ऊपर है। तो ये सेंसिबल अप्रोच नहीं है, ये हमें इसके ऊपर कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा और अपना रास्ता निकालना पड़ेगा। और इसी तरीके से रुपए की जो नाकदरी है वो नुकसान पहुँचा रही है, एक आम आदमी को ज़िंदा रहना मुश्किल कर रही है। इसको रुपया अगर 10-15 रुपये और गेन करता है तो मेरा नहीं ख्याल है कि हमारी बरामदात हर्ट हुई हैं उससे। ये अक्टूबर का महीना उसकी निशानदेही कर रहा है कि हमने रुपया मजबूत करने के बावजूद 13% ग्रोथ ले ली है, जो पिछले कई महीनों नीचे गिर रही थी। पहला महीना आया तो पॉजिटिव आया, तो हमें इसके ऊपर सोचो विचार करना चाहिए और IMF से डिस्कस भी करना चाहिए। एक स्टेटमेंट है हमारे इंटीरियर अपने प्राइम मिनिस्टर साहब की, जो उन्होंने एक इंटरव्यू देते हुए जिक्र किया, इस तरह के कुछ इकदाम हो सकता है कि हमें मुश्किलात से बचा लें। काकड़ साहब ने एक इंटरव्यू में जिक्र किया है कि ये जो रेकोडिक वाला प्रोजेक्ट है हमारा बैरिक गोल्ड के साथ, तो बैरिक गोल्ड का एक शेयर होल्डिंग जो है हुकूमत पाकिस्तान अपनी है, जो भी उनका अरेंजमेंट होगा, उनका अभी एक कमर्शियल नेगोशिएशन है, उसके ऊपर वो ज़्यादा क्यास राय नहीं करेंगे, लेकिन उनका ख्याल ये है दिसंबर तक सऊदी अरब के साथ एक डील फाइनलाइज हो जाएगी। तो काफ़ी अरसे से तो ये है कि सऊदीज़ और चाइनीज़ पाकिस्तान में माइनिंग सेक्टर में भी और IT सेक्टर में और एग्रीकल्चर में ये कुछ दोस्त ममालिक आएंगे, सऊदी अरब, चाइना, कतर और UAE, और हमें एक फ्यू बिलियन डॉलर्स की FDI मिल जाएगी। ये अगर मटीरियलाइज़ हो जाए तो हमारी ज़िंदगी IMF के इस फंदे से किसी हद तक जान बचाने में आसानी पैदा हो जाएगी। आज की जो पॉलिटिकल न्यूज़ है उसकी तरफ आते हैं। सियासी खबरों में आज की सबसे बड़ी खबर जो है वो MQM की PMLN के साथ मीटिंग है, और दोनों जमातों का ये ऐलान है कि इंतखाबात में इकट्ठे जाएंगे। ये पहली इंडिकेशन है। जब नो कॉन्फिडेंस मोशन होने वाली थी तो मैं आपको बाद चीज़ों के ऊपर बैकग्राउंड बार बार इसलिए बताता हूँ कि बहुत सारे जो हमारे देखने वाले, अगर उनको अंदाज़ा ना हो कि हवा का रुख किस तरफ है, तो उनको वक्त से पहले पता चल जाना चाहिए। नो कॉन्फिडेंस के वक्त हम जब सवाल उठाते थे तो बहुत सारे सियासी जो हमारे मुबसरीन थे या पार्लिमान का जो हिस्सा लोग थे, वो कहते थे कि नो कॉन्फिडेंस उस दिन कामयाब होने का यकीन होगा जिस दिन आप ये देखेंगे कि MQM किस तरफ जाके बैठी है। तो MQM ने जिस दिन ये तय कर लिया कि वो आज PTI का साथ छोड़ के PDM के इत्तेहाद का साथ देगी, तो उस दिन ये तय हो गया था कि नो कॉन्फिडेंस कामयाब हुई। बाप पार्टी और MQM दोनों इस्टेब्लिशमेंट के करीब जाने जाती हैं, और उसी रात इमरान खान ने जिस दिन MQM का बयान आया
उन्होंने गवर्नर अपने इमरान इस्माइल साहब को इनसे मिलने भेजा, कहा कि आप गवर्नरशिप ले लें, सिंध की एक और वजारत ले लें लेकिन ना जाएं, लेकिन मेरे ख्याल में तब तक देर हो चुकी थी, वो दूसरी तरफ अपनी डील डन कर चुके थे। तो अभी इनका इत्तेहादी इत्तेहाद का मतलब ये होगा कि PMLN एक आपको लीड रोल में मुमकिन तौर पर इंतखाबात के बाद नजर आए। बाकी निज़ाम कुदरत के आगे तो किसी का बस नहीं चलता, लेकिन बज़ाहिर जो इंसान के बनाए हुए मनसूबे हैं उसके मुताबिक लगता यह है कि PMLN लीड रोल में होगी और उसके कोलिशन पार्टनर्स में MQM होगी और पंजाब से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी होगी और KP से परवेज़ खटक साहब की जमात होगी और बलूचिस्तान से बाप पार्टी होगी। वही जमातें जिन्होंने PTI का 2018 में एक इस्टेब्लिशमेंट का अरेंजमेंट के तहत सेम पेज वाली जो सियासत थी उसमें साथ दिया था, वही सेम पेज की सियासत में 2024 के इंतखाबात में मुमकिन तौर पर वो नून लीग के इत्तेहादी होंगे। जो हमारे साथ आज प्रोग्राम में शुरका है, मुस्तफ़ा नवाब सीनियर सियासतदान है, नईम हैदर पंजोथा साहब हैं, वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हैं, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। सबको खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, आप ही से आगाज़ करते हैं। आपको मुबारक हो, आज तो फिर MQM से इत्तेहाद हो गया। आपका 14 सीटें थीं कराची से PTI की, अब हो सकता है कि उन्हें मुश्किल से 1 या 2 मिले, या हो सकता है वो भी ना मिले। वैसे तो मैं नोट्स ले रहा था आपने, क्योंकि बड़ी अहम जो आपका इब्तदाई है वो बड़ा अहम था इन्फ्लेशन के हवाले से, और नहीं, पहले सियासी पे आ जाए, सियासी पे एंड पे फिर इस पे आ जाए। जी, उस पर ज़रूर मैं मगर बात उस पर करना चाहूँगा अगर आपकी इजाज़त हो। देखिए, बात यह है कि ये बात आपकी ठीक है, सिंध में और बिलखुसूस कराची के अंदर हमारे ख्याल में वो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के, जिस तरह की हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, ट्रेडर्स होते हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं वगैरह वगैरह, उनकी बहुत फरावानी है कराची में। लेकिन कराची में हमारा फुटप्रिंट जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, और इलेक्शंस के अंदर बहुत ज़्यादा सीटें हम कभी भी नहीं जीत सके। कोई एक आध सीट हम जीतते हैं नेशनल असम्बली की, या 2 जीतते हैं, और वहाँ पर बात रुक जाती। तो मेरे ख्याल में पार्टी की स्ट्रेंथनिंग के लिए, सिंध के अंदर भी स्ट्रेंथनिंग के लिए नए सदर भी उनका अनाउंसमेंट किया गया है कि वो सिंध के अंदर हमारी पार्टी जो है उसको, बशीर मेमन साहब बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, आपको रूरल सिंध से हो सकता है कि एक आध सीट वो निकाल दें। जी, एक आध सीट के अलावा मेरे ख्याल में उनकी ये भी कैपेबिलिटी है कि वो इलेक्टेबल्स जो हैं उनके साथ खींच लाएं, उनके साथ निगोशिएट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह अर्बन के अंदर हम अपना फुटप्रिंट मजबूत करना चाहते हैं, और उसके लिए मेरे ख्याल में ये एक अलायंस किया गया। मेरे पास तफसीलात नहीं है, मैं आपको ये नहीं बता रहा कि उस मीटिंग में क्या तय हुआ या क्या वजह थी, लेकिन मुझे जो वैसे अपनी पार्टी का पता है उस बुनियाद के ऊपर मुझे लगता है कि ये जो अलायंस किया जा रहा है इससे हमारी प्रेजेंस जो है, जैसा कि आप भी कह रहे थे, शायद अगर कराची कौमी की सीटें ले लें या 20-22 कौमी असम्बली की सीटें हों तो उसके अंदर आपकी शेयरिंग क्या होगी? कितनी सीटों पे MQM के बंदे होंगे और कितनी नून लीग अपने बंदे खड़े? जी, मेरे पास कोई ऐसी तफसील नहीं, मगर ट्रेडिशनली हमारे पास आपको मालूम है 3, 4, 5 सीट्स हैं जिनके ऊपर हमारी हमेशा स्ट्रॉन्ग पोजीशन आती है। कुछ में विनिंग हैंड होता है, कुछ में स्ट्रॉन्ग पोजीशन आती है। तो ऑब्वियसली हमारी कोशिश ये होगी कि उन सीटों के ऊपर, अगर आज यही बात तय हुई है, मैं पार्टी के बिहाफ पे कोई बात नहीं करना चाहता, वहाँ पे PMLN के कैंडिडेट्स हों, और बाकी जगहों पे जैसे कि आपने देखा यूनियन काउंसिल्स के जो इंतखाबात हुए उसमें कई दफ़ा PMLN ने बड़ी अच्छी शोइंग की, बाज़ दफ़ा नहीं अच्छी शोइंग भी की, सिंध के अंदर बाज़ दफ़ा इंटीरियर में नहीं भी अच्छी शोइंग की। तो वो जहाँ पे अच्छी शोइंग है वहाँ पे फिर हम अपने इलाक़ी जिनके साथ भी हम मिल के इलेक्शन लड़ें वहाँ पे उनको सपोर्ट करें। GDA के साथ भी इत्तेहाद ज़ेर गौर है? देखिए, इस वक्त तो तमाम जमातों के साथ सब दरवाजे खुले हैं बैठ के बात करने के लिए। इट हैज़ टू मेक सेंस। जिनसे आप इत्तेहाद करेंगे बुनियादी तौर पर सीट एडजस्टमेंट करेंगे, आप उनके मुकाबले में अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। ये बज़ाहिर तो ऐसा ही दिखता है, लेकिन क्योंकि मैं आज की उस मीटिंग में था नहीं शामिल, इस वजह से मेरे पास तफसील दो सूरतें होती हैं ना कि आप एक ही इलेक्शन सिंबल के तहत तमाम सियासी जमातें जाएं, वो मुख्तलिफ सूरत होती है। देखिए, मेरे ये ख्याल है कि जो आप कह रहे हैं वही होगा। सीट मैं अभी बात नहीं करना चाह रहा क्योंकि मैं पहले बात करूँ लीडरशिप से फिर बताऊँ, लेकिन मुझे 99% यही यकीन है सीट एडजस्टमेंट के। मुस्तफ़ा नवाज साहब से पूछते हैं। मुस्तफ़ा साहब, मैंने 10 अप्रैल 2022 के नो कॉन्फिडेंस का हवाला इसलिए दिया था कि MQM के लिए शायद वो पहला मौका नहीं होगा कि उससे हवा का रुख देखा जाए। पूरी 90 की दहाई वो जब सियासी जमातें बदलते थे तो पता चल जाता था किसकी बारी जाने वाली है और किसकी बारी आने वाली है। ऐसे ही होता था, कभी पीपल्स पार्टी, कभी नून लीग, और अब उनका ताज़ा तरीन प्यार मोहब्बत पहले PTI से शुरू हुआ, PTI से ख़त्म हुआ, अब दोबारा नून लीग से शुरू हो गया। तो यही पॉलिटिक्स आगे चलेगी। अब अनफॉर्चुनेट इसमें एक जो क्योंकि इलेक्शनों का दौर है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने सियासी फ़ायदे को, और एंड ऑफ द डे जो 172 का जो फिगर है, मैजिकल जो नंबर है कि हमने वो उस फिनिशिंग लाइन तक कैसे पहुंचना है, तो उसके लिए तमाम जमातें तगो-दो करेंगी, मुख्तलिफ सूबों में अपने अलाइंसेस बनाएंगी। लेकिन चीज़ें इसी तरह चलती रहेंगी, 76 सालों से इसी तरह चल रही हैं। ये हम जो रिपीट देख रहे हैं, ये पिछले 2-3 दहाइयों से जिस तरह आपने जिक्र किया एक रिपीट चल रहा है।
उसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज अपने फायदे के लिए उस नंबर को, मैजिक नंबर को हासिल करने के लिए तो आपस में अलायंसेस बना लेते हैं, लेकिन और उसके शायद उन्हें वक्ती तौर पे इंतखाबी हवाले से फ़ायदे भी मिल जाते हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि ये अलायंसेस क्या किसी कॉमन ग्राउंड पे बन रहे हैं, या सिर्फ नंबर हासिल करने के लिए बन रहे हैं, या किसी आप प्रोग्राम या मैनिफेस्टो के ऊपर बना रहे हैं। क्योंकि हमें जिन चीज़ों का आपने इब्तदाइया दिया है, हम जिस क्रिटिकल जंक्चर पे खड़े हुए मलिक साहब, यहाँ पर हमें बहुत सी चीज़ों के ऊपर आपस में भी बैठ के तय करना है कि अब हमने मुल्क को यहाँ से आगे कैसे चलाना है। चलाना तो अब दूर की बात कि हमने मुल्क को रेस्क्यू कैसे करना है। ये खतरनाक सूरत हाल है कि आपको अपने डिफेंस के लिए भी आपको अपने पैसे उधार लेके वो पूरे करने पड़े, आपको अपने एक्सपेंडिचर जो है उसके लिए आपके पास पैसे नहीं है। वफाकी हुकूमत तकरीबन बैंकरप्ट हो चुकी है। तो इस सूरत हाल में पॉलिटिकल पार्टीज की अगर अभी भी यही ख्वाहिश है कि जी हम किसी तरीके से वो नंबर हासिल कर लें, पावर पॉलिटिक्स में उलझे हुए, तो इस सियासत का तो ना तो पिछली 2 दहाइयों में कोई फायदा निकला है, ना आगे जाके निकलेगा। दो सूरत हाल हैं। एक तो यह है कि नून लीग को यकीन नहीं है कि वो सादा अक्सरियत हासिल कर सकते हैं, इसलिए वो अलायंसेस करेंगे, इलेक्शन से पहले करें या उसके बाद करें। पीटीआई मुमकिन तौर पर एक बड़ी जमात साबित हो सकती थी अगर उनको इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होती, जो उनको ना है ना होगी। उनके बंदे उठाए जा रहे हैं, कल भी उठाए हैं, आज भी उठाए हैं। फवाद चौधरी पकड़ा गया और उनके कई लोग पकड़े हैं। तो ये सूरत हाल है। ये अब इसमें इस सूरत हाल में देखना, सबसे पहली हमारी ख्वाहिश तो ये होनी चाहिए कि कभी हमारे मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी हो जाए। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो और तमाम जमातों को यकसा तौर पे लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल हो, तो फिर हमें ये इस तरह की चीजें शायद देखने में ना मिले। मेरे ख्याल में उतना ही फ्री होंगे जितना लास्ट टाइम 2018 के लिए फेयर थे, उतना ही पीटीआई के लिए। और उसमें अब ये भी एक चीज काबिल गौर है मलिक साहब के MQM बाप ये अपनी एक एस्टेब्लिशमेंट से कुर्बत की वजह से एक इनकी अपनी शिनाख्त है, और इनका मुस्लिम लीग नून के करीब आना पहले से ही बहुत ज़्यादा गुफ्तगू है, ये बातें चल रही हैं, और बहुत लोगों को शुबा नहीं, यकीन की हद तक लोग बात करते हैं कि डील हुई है नून लीग की। ये मतलब तय है कि नून लीग की डील डन है। और एग्जैक्टली ये काफ़ी हद तक हम जो सियासतदान हैं, हम जब 2 जमा 2 करते हैं तो हमें उसके अंदर तो डील ही नज़र आ रही है। और फिर MQM का करीब आ जाना, बाप पार्टी के लोगों का शामिल होना और बाप का ये अंदिया देना कि हम भी इनके साथ चल सकते हैं, तो ये और उसके ऊपर मोहर लगाती है ये बात। में मजे की बात यह है कि एक जरदारी साहब ने डील की थी बाप पार्टी के साथ। बाप पार्टी 18 से इंतखाबात से पहले नून लीग की हुकूमत गिरा के बनाई गई थी। ये एक उसका बैकग्राउंड है। मैं आपकी तरफ समझौता साहब आ रहा हूँ। जरदारी साहब ने बाप के लोगों से अंडरस्टैंडिंग डेवलप की, बाप पार्टी का प्रेसिडेंट ही चेंज हो गया तो खालिद मक्सी साहब हो गए। तो बाप पार्टी के अलायंस अब दोबारा नून लीग से होगा, तो हवा का रुख मुतय्यन करने के 2 बैरोमीटर जो है ना, MQM भी और बाप पार्टी भी, दोनों नून के साथ है। और एक उसमें बहुत मुख्तसरन की बात कहूंगा कि सियासत का दिवालियापन देखिए कि लोगों की ट्रांसफर एंड पोस्टिंग जिस तरह एक सरकारी महकमे से दूसरे सरकारी महकमे में होती है, उस तरह सियासी जमातों से दूसरी सियासी जमातों में अब ट्रांसफर एंड पोस्टिंग्स होती है। बहुत अच्छा है। पंजोता साहब आप क्या कहेंगे इसके ऊपर, कानूनी राय भी और सियासी राय भी? देखते हैं जी। इस वक्त तो पोजीशन ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की क्या बात, यहाँ पर तो फील्ड ही नहीं दी जा रही। नहीं, फील्ड है। कहाँ पर फील्ड वो वैसी फील्ड है जैसी इनके लिए थी 2018 नजर आ नहीं। ऐसा तो कभी नहीं हुआ जिंदगी में। मैं तो आज आपकी ज़िंदगी में पहली दफ़ा हो रहा है, इनकी ज़िंदगी में काफ़ी दफ़ा हो नहीं। 2018 में मुझे बता दें कि इस तरह से अगवा करके 9 महीनों के बाद बंदे को बरामद किया रात को एफिडीन का केस में बंदा गायब हो जाता था रातों रात। वो कमर इस्लाम जो था चौधरी निसार के मुकाबले में, उसको वो साफ पानी में उठा लिया था। उसकी राना सुना की गाड़ी से 15 किलो हीरोइन निकल आई थी। और इतने लंबे पर्चे हैं यार, जानी दोस्त। यहाँ पर देखें ना कि FIRs होती थी तो बंदा जो है वो सीधा जेल में जाता था, थाने में गिरफ्तार होके जाता था। ये नहीं होता था कि बंदा गायब हो जाए और फिर मिले ही नहीं। ये ज्यादा सफाई से काम कर रहे हैं और फिर मिले नहीं। देखिए आपकी निस्बत ये नून वाले ज्यादा सफाई से काम आपको भी करना चाहिए। बात ये है कि आज मेरी इमरान रियाज से इसी तरह से बात हो रही थी, वो बेचारा बोल भी नहीं पा रहा था। उसकी बहुत बुरी मेरी बात बुरी हालत है कि वो बात ही वो अकला रहा था। तो इसके साथ साथ दूसरे लोग भी जिस तरह से उन्होंने, इसमें भी खाली ये कसूरवार नहीं है, इसमें ये जितनी पूरी लाइन है ना, सारे कसूरवार है। आप सबके अदवार में यही कुछ हुआ पाकिस्तान में हमारे साथ। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। अगर किसी के आपने बंद किया था, देखें इमरान खान ने किसी के ऊपर इस तरह से तशद्दुद करवाया, किसी उससे कम किया था। मतीउल्लाह के साथ क्या हुआ था, अबसार आलम को गोली कैसे लगी थी? देखिए इमरान खान ने तो गोली नहीं मरवाई थी ना। अभी क्या नवाज शरीफ ने हाथ में बंदूक पकड़ के? बिल्कुल वो पकड़ के कैसे मैं उसको साबित करता हूँ, वो साबित करता हूँ किस तरह से वो बाहर से कि ये सूरत हाल क्या है। लेकिन हम पता मसला क्या है पंजोता साहब, आपकी कथा कलामी हो जाएगी। प्रॉब्लम यह है कि हमें सबको मालूम है कि ये प्रॉब्लम कहाँ से है,
लेकिन हम अपनी बारी लेने के चक्कर में आंखें बंद करके दूसरों को जूते पड़ते हुए देख के खुश होते हैं। ये हमारा कमज़ोरी और अलमिया है हमारा। देखिए अगर हम ये कोशिश करें ना कि ये फंडामेंटल्स हैं, बस यहाँ तक नहीं जाना, उसके ऊपर ऊपर अपनी सियासत करनी है, फिर आप सबको बारियाँ भी मिलेंगी और ये दिन भी नहीं देखना पड़ेगा कि किसी अफसार को गोली मारी जाए या किसी मतीउल्लाह को गाड़ी में उठा के स्कूल के सामने उसके बच्चों से उठा के ले जाया जाए। फिर ये दिन नहीं देखना पड़ेगा किसी। इमरान रियाज के साथ जो कुछ हुआ है बहुत तकलीफ थे, वो तो कोई वजह नहीं। सलीम शहजाद तो ज़िंदगी से गया ना, वो तो ज़िंदगी की बाजी हार गया। देखिए मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ ना कि इस वक्त जो पोजीशन है वो बहुत, रात को 50 के करीब जो हैं लोग फिर उठाए गए। अब उसमें जो नई लिस्टें बना रहे हैं 18 साल से जो कम उम्र बच्चे हैं, ठीक है जी, उनकी लिस्टें, ख़वातीन की, लड़कियों की लिस्टें बनाई जा रही हैं। सहाफ़ियों को बकाया तौर पर जो फॉर एग्ज़ाम्पल उस दिन कवर कर रहे थे उनको भी लिस्टों में शामिल किया गया और ये सिलसिला बंद नहीं हो रहा। कैंडिडेट्स को लड़ने का मौका, जो जलसे हैं उनकी पीटीआई को कैंपेन की भी इजाज़त होनी चाहिए और जो बंदे उनके फील्ड में हैं उनको उठा के गायब नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ आप बात करें, मैं आपका साथ दूंगा, आप मुतालबा करें इस चीज़ का, मैं आपका साथ दूंगा इस मसले के ऊपर। आपका हर वो बंदा जो टिकट होल्डर है उसको कैंपेन की आज़ादी होनी चाहिए, ना किसी फ्लिमजी केस में बुक किया जाना चाहिए, 15 किलो हीरोइन नहीं डालनी चाहिए, ना रातों रात गायब होना चाहिए, ना उस्मान डार की तरह उसके साथ होना चाहिए कि उसके घर में घुस के उसकी माँ बूढ़ी पास खड़ी थी, उसका तोड़ फोड़ जो ये कुछ नहीं होना चाहिए। सर वही मैं गुजारिश कर रहा हूँ ना कि एक हमारे अफजाल अजीम पार्ट हैं, वकील हैं लाहौर से, उन्होंने दरख्वास्त दी कि जलसे की जो है इजाज़त दी जाए। इजाज़त मिलती है तो पुलिस पहुँच जाती है और तमाम लोगों को उठा लेती है। रात को उसके घर छापा मारते हैं, उसका दफ्तर जो है वो तोड़ फोड़ कर देते हैं और उसके साथ उसे भी उठा लेते हैं, उसके भाई को, उसके बेटे को। वो बेटा भी आई थी मुसद्दक मलिक साहब, एक इशू के ऊपर और फिर आप लोगों की बहुत बड़ी कमजोरी नजर आती है, खास तौर पर नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ को मुशर्रफ के दौर में भी पाकिस्तान से जाना पड़ा, अटक जेल से जब उन्होंने वो एग्रीमेंट साइन किया और चले गए। हम लोगों ने उस पर तनकीद की कि उसको नहीं जाना चाहिए था, लेकिन अटक किले में बंद बंदा हो तो उसके लिए मुश्किल होती है, कुछ भी हो सकता है। बेटा भी उसका हुसैन भी गिरफ्तार था। दूसरी दफ़ा फिर वो नवाज शरीफ इमरान खान के वक्त जब उनको इक़्तिदार मिलने वाला था वापस आए, पकड़े गए बेटी के साथ, फिर 4 साल बाहर गुजार के आए। अब आपको लगता नहीं है कि एक शख्स जो 35-40 साल से इस सारे सर्कस से गुजर के आया है, उसको अब कोशिश करनी चाहिए कि बाकियों के लिए रास्ता वो ना देखे जिस गड्ढे में वो खुद गिर गिर के यहाँ तक पहुँचा है। जी, आपको आवाज़ भी उठानी चाहिए और रोल अदा करना चाहिए। मैं समझता हूँ आपकी बात 100% ठीक है और हमारे यहाँ जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हैं हमारे दौर में भी हैं। अब मैं यहाँ पे बैठ के बोलूँ स्ट्रेट फेस के साथ कि हमारे दौर में तो कोई वायलेशन नहीं है, सबके दौर में वायलेशंस हैं। या पीटीआई बोले कि हमारे दौर में तो कोई बच्चा बच्ची नहीं उठाए गए, या उन पे हर एक पे केस हुआ है। हमारे लड़के वो सोशल मीडिया के लड़के लड़कियाँ उठाए जाते थे, 2-2 हफ्ते पता नहीं चलता था कि मैं प्रोग्राम करता हूँ आपकी हुकूमत में, आप ही के इंटीरियर मिनिस्टर FIA से, और हमारे खिलाफ भी आपने प्रोग्राम किए हैं जो सही किए। मैं ये समझता हूँ कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जो है उसके ऊपर हमें किसी को भी वो जो है ना वट अबाउटरी नहीं करनी चाहिए। ये होते हैं वायलेशंस तो हमें सबको यकसू होकर उन्हें कंडेम करना चाहिए। इस वक्त भी अगर लोगों के साथ ज़्यादती हो रही, कुछ लोग हैं जिन्होंने जुर्म किए हैं, जराइम किए हैं, कुछ ऐसे जराइम हैं जिनकी सज़ा बड़ी सख्त है। ये जो हमारे सीक्रेट्स एक्ट है या 9 मई का वाक़या है उसमें तफसीलात में गए बगैर, लेकिन अगर सिर्फ सियासी तौर पे जोड़ तोड़ के लिए लोगों को उठाया जाए तो वो मुनासिब नहीं है। हर पार्टी को एक फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। लेकिन 9 मई यौम स्याह उसको सही करार दिया गया, मैं खुद उसकी मजम्मत भी करता हूँ और उसको यौम स्याह कहता भी हूँ, लेकिन 9 मई में भी आपको तखसीस करनी चाहिए। कुछ लोग नाराबाजी में जो बच्चे और बच्चियाँ अंदर गए हैं, जो औरतें हैं, उनके लिए रियासत को उनको माफ़ करने की पॉलिसी अपनानी चाहिए, पार्डन करें और आगे चलें। आप उन औरतों को अंदर रख के या उन नौजवानों को अंदर रख के फ़ायदा नहीं कर रहे रियासत का। रियासत की आप जो नफरत है ना उसको कम कर सकते हैं आप उन लोगों को पार्डन करके। आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन जो वहाँ पर नहीं, जिन्होंने जलाओ गिराव किया, सुबह साजी की, उनको आप पनिश करें। देखिए मेरे ख्याल में मैंने आप ही के अल्फाज पहले कहे हैं, अगर आप मेरे सुन लें तो मैंने बिल्कुल वही बात की है जो आपने की है। मुख्तलिफ़ किस्म के जराइम हैं जिनके मुख्तलिफ़ इकसाम की सज़ा हैं। कुछ सियासी स्लोगन रहेंगे और कुछ चीज़ें जो हैं वो जराइम है, लोगों को जलाने की कोशिश करना या जला देना, जिस तरह वो किसी टावर के अंदर हुआ, ये इन चीज़ों की सज़ा और है। किला के अंदर घुस जाना और वहाँ पे असला खाने के अंदर जाने की कोशिश करना, इनकी सज़ा और है। हैविंग सेड दैट, ये तो इस बात पे तो मेरा आपका इत्तेफाक है। मैं जो आप कह रहे हैं बिल्कुल वही कह रहा हूँ कि जो सज़ा ऐसे पॉलिटिकल स्लोगनियर है वो एक अलहदा चीज़ है, और जहाँ पे किसी ने उकसाया है, बगावत की कोशिश की है, एक्चुअली वो ये केस जो है ये म्यूटनी का केस है। कोशिश ये की गई थी कि फ़ौज के अंदर म्यूटनी हो जाए क्योंकि नए नए अभी चीफ आए थे, और कोशिश ये थी कि इस वक्त उल्टाया जा सकता है ज़रा सा जोर डाल के। लेकिन हैविंग सेड दैट, कमिंग बैक टू दिस, मैं तो खुद ये समझता हूँ जी किसी सियासी जमात को बंद नहीं करना चाहिए। सिर्फ
जिन लोगों ने जराइम किए हैं उनको अलहदा कर लें। इनकी पार्टी के अंदर से भी अभी थोड़ी देर पहले भी मेरी पंजोता साहब से बात हो रही थी, इनको भी अपनी पार्टी को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। कुछ लोगों के ऊपर तो बहुत ज़्यादतियाँ हुई हैं, मगर बहुत से ऐसे लोग हैं जो 15 से 28 मिनट के अंदर अंदर पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए थे। उनमें से किसी को नहीं उठाया गया, किसी को पे तशद्दुद नहीं किया गया। तो हमारे यहाँ भी ऐसा पहले होता था, लेकिन अभी आपने देखा, चाहे आपने गाड़ी में हेरोइन डाली किसी के, जो आपने कहा ये एफिड्रिन में सजाए मौत दे दी या उम्र कैद दे दी, तो पार्टी टूटी तो नहीं, लोग साथ खड़े रहे। तो कुछ आपको भी स्ट्रेंथनिंग करनी पड़ेगी पार्टी की, हर चीज़ की जिम्मेदारी। कहिए कि आप तगड़े हो जाएं, हमने भी मार खाई है तो मार खा के आप जमे रहिए। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। अगर ऐसा इंप्रेशन दे रहा हूँ तो मैं इसकी तस्दीक करना चाहूँगा। अली मोहम्मद खान, शहरियार अफरीदी और ये उस्मान डार, ये मिसालें मैंने इसलिए दी हैं कि ये लोग चंद हफ्तों के लिए 6-7 दफ़ा जमानतें होने के बावजूद सदाकत अब्बासी वो बाहर नहीं आ सके। तो उसका एंड रिजल्ट यही निकलना था जो निकला है, उसके अलावा नहीं था निकल सकता। मैं उनका जिक्र नहीं कर रहा हूँ, उनमें मैं और क्योंकि मेरे वैसे सारे कॉलीग्स हैं, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि कौन कौन किन किन की वीडियो मौजूद है जो उकसा रहे थे कि चलो GHQ पे हमला करो या ना करो, लेकिन बुनियादी तौर पे जो मैं बात कर रहा हूँ वो आप जो बात कर रहे हैं उससे मुख्तलिफ नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ उन लोगों की बात कर रहा हूँ, बहुत से ऐसे लोग, वो जो पार्टियाँ जिन्होंने बदली एकदम, उनमें से ये सिर्फ ये लोग तो वो हैं जिन्होंने नहीं बदली, जिनका आप नाम ले रहे हैं, इनमें से तो बेशतर ने नहीं बदली, जिन्होंने खुद छोड़ लिया, बल्कि वो ज़्यादा बेहतर किया जिनको। लेकिन मेरा ख्याल है, जो बात आपकी ठीक है, कि पार्टी की स्ट्रेंथनिंग या पार्टी के अंदर खोखलापन ख़त्म करना या अपॉर्चुनिस्ट को ना लाना, हम भी ये कोताहियाँ करते हैं, अपॉर्चुनिस्ट को ले आते हैं, जैसे ही बदलता है वो रंग बदल के दूसरी तरफ चले जाते हैं। लेकिन हमारी क्योंकि पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है, आपको 172 का मैजिकल नंबर, जैसे अभी खोखर साहब भी कह रहे थे, आपने भी कहा, वो पूरा करना पड़ता है, इलेक्टेबल्स को साथ लाना पड़ता है। बाद सूबों में आपकी स्ट्रेंथ नहीं होती तो वो जो आपके साथ आ जाते हैं वही सबसे पहले आपको छोड़ जाते हैं, और जब छोड़ के जाते हैं तो फिर आप उलट जाते हैं। तो ये हमें हर एक को स्ट्रेंथनिंग अपनी हवा का रुख देखते हुए साथ आते हैं ना, सबसे पहले ड्राई क्लीन भी वही होते हैं। जी मैं तो सबसे पहले ड्राई क्लीन भी वही, आपकी बात से बिल्कुल साफ सुथरे पवित्र हो जाते हैं। जी मैं 100%। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी में मुस्तफा साहब से पूछेंगे, हमारे साथ रहिएगा जी। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की अगर इस वक्त इकनॉमिक सिचुएशन देखें कि इस कदर महंगाई हो और जो आपने कर्जे अदा करने हैं वो पास पल्ले पैसा ना हो, तो फिर आप ये देखें कि किसी को हुकूमत लेने का शौक़ क्यों जागेगा। PDM ने जब हुकूमत ली, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, तो सबसे पहला सवाल जो मैं इनकी जमात के लोगों से पूछता था कि आप हुकूमत क्यों लेना चाहते हैं। $17.2 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट था जो आखिरी साल था इमरान खान का इन पावर। तो ये वैसी ही सूरत हाल थी जो 2017-18 में नून लीग ने $19 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ा था। उसके बाद आप संभाल नहीं सकते, आपके पास डॉलर्स का इनफ्लो नहीं आ रहा होता, आप पे नहीं कर सकते, सिंपली एक डिफ़ॉल्ट टाइप सिचुएशन पैदा हो जाती। उस वक्त IMF का प्रोग्राम था जिससे आपको बचत हो सकती थी, अभी IMF का प्रोग्राम भी बंद था। अभी भी हम ऐसी ही सिचुएशन में एक मुश्किल सूरत हाल से दुचार है। हमारे पास पैसे देने वाले 20-25 अरब डॉलर दरकार है, 20-25 अरब डॉलर का इनफ्लो यकीनी नहीं है। तो मुस्तफ़ा साहब, किसी को हुकूमत अगर लेनी है ऐसी सूरत हाल में, तो उसको पेट में क्या दर्द हो रहा है कि वो बड़ा बेचैन है कि मुझे हुकूमत दो, MQM साथ आए, बाप पार्टी आए, मैं हुकूमत बनाऊँ, पल्ले तो पैसा नहीं है। ये दायरों का सफ़र है मलिक साहब, और पिछली कई दहाइयों से ये सफ़र जारी है। हम सियासतदान इक़्तिदार का एक हिस्सा लेने के लिए बेताब रहते हैं, वो भी मुकम्मल इक़्तिदार नहीं, एक हिस्सा उसका, और उसी की सारी तगदौ में हम पावर पॉलिटिक्स करते हैं, अपने नज़रियात को साइड पे रख देते हैं, और बस इक़्तिदार की खातिर ही हम इस सफ़र में दौड़े चले जा रहे हैं। जहाँ पर मुल्क आकर खड़ा हो गया, हमें बड़ी सीरियस रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। उन रिफॉर्म्स के बगैर अब वो चीज़ें जो हम अंडर द कार्पेट करते आए हैं पिछले कई दहाइयों से कि यार हमने प्राइवेटाइजेशन नहीं करनी, हमने अपने खर्चे कम नहीं करने, हमने रीजनल ट्रेड के ऊपर फोकस नहीं करना, अब वो सारे फैसले हमें करने पड़ेंगे। हमने वो पॉलिटिकल एक्सपीडियंसीज की वजह से हमने वो फैसले नहीं किए। नहीं, अभी भी PIA के ऊपर या स्टील मिल्स के ऊपर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनता हूँ तो मुझे इतनी तकलीफ होती है कि आप ये नहीं सोचते कि साल का 200-300 अरब डॉलर की फकी हम इन PIA और स्टील मिल सिर्फ को दे रहे हैं। जी हाँ, बिजली को छोड़ दें कि 2500 अरब डॉलर का सर्कुलर डेट है उसका, 2500 अरब रुपए का, तो हम पता नहीं किस दुनिया में। ये जिम्मेदारी एंड ऑफ द डे द बक स्टॉप्स एट द पॉलिटिशियंस। देखिए, हमने मुल्क के अंदर, ठीक है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ा इसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने में बहुत बड़ा उनका हाथ रहा है। 2014 से अगर हम आगे ऑनवर्ड्स देख लें तो एक बड़ा क्लियर इम्प्रिंट है वहाँ पर, और फिर उसके बाद ऐसे मौके आए कि जिसपे आर्मी चीफ को खुद खड़े होकर कहना पड़ा जी कि बस जनरल बाजवा को कि अब हम सियासत के अंदर जो है कोई मुदाखलत नहीं करेंगे। ये कहा ही है, बस कहा ही है। तो अब
अब इस चीज़ को हमने तब्दील तो करना है। अगर 76 सालों में हम अपने आप को नहीं ठीक कर सके, पहले हम कॉन्टिनेंट की रेस से बाहर हुए, फिर उसके बाद हम रीजन की रेस से भी बाहर हो गए, और अब पाकिस्तान के जो इंडिकेटर्स हैं उनका मवाजना अफगानिस्तान या कई अफ्रीकन ममालिक हैं जिनसे किया जाए। अफगान करेंसी हमसे ज़्यादा तगड़ी है। तो वो अभी हम ब्रेक में थे तो शेर व शायरी की और डॉक्टर साहब कुछ एक दो शेरों का जिक्र कर रहे थे, तो मैंने जल्दी से एक शेर किसी ने भेजा, मैंने वो निकाल के लिख लिया कि गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हो। तो अब हमें बड़े सख्त फैसले भी करने पड़ेंगे, और ये सियासत आउटडेटेड हो चुकी है। दुख इस चीज़ का है कि आपने भी उसकी तरफ इशारतन जिक्र किया था कि ये सारे जो सियासतदान हैं और खुसूसन मियां नवाज शरीफ साहब एक बड़े मरहले से गुजरे हैं, और उस मरहले से गुजरने के बाद अगर आज के दिन भी 40 साल सियासत में गुजारने के बाद भी वो इसी नहज पे पहुंचे हैं जहां से उन्होंने सियासत की शुरुआत की थी, और डील को रास्ता समझते हैं इक़्तिदार हासिल करने का, वही रास्ता लिया, तो फिर उसके नतीजे में कोई तब्दीली नहीं आ सकती। मैं तो इस चीज़ में बड़ा मेरा खदशा है वो यही है कि तब्दीली अभी भी नहीं आनी, अभी भी नहीं आनी। पंजोता साहब, जो इमरान खान के केसेस के हवाले से एक थोड़ा सा अपडेट ले लूँ, फिर ये सियासी मौज़ूआत की तरफ दोबारा आता हूँ। आज हम ये कोई ख़बर सुन रहे हैं कि उन्होंने कोर्ट के सामने पेश होने का जिक्र किया, वो किस केस के हवाले से, थोड़ी सी वजाहत तो कर दें उसकी। देखें, जो नैब तरमीम के हवाले से इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था कि तरमीम जो हैं वो कलअदम करार दी जाएँ, तो उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया तो जो है हुकूमत जो है वो इंटर कोर्ट अपील उन्होंने फ़ाइल की, तो उस केस में इमरान खान साहब को नोटिस हुआ था कि वो रिप्रेजेंट करें, तो उन्होंने उसके ऊपर जवाब देते हुए ये कहा है कि मुझे बिल्कुल जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंतज़ामात किए जाएं वहाँ पर आने के, और मैं ख़ुद चाहता हूँ कि मैं आऊँ और मैं अपने केस को वहाँ पर रिप्रेजेंट करूँ। इमरान खान ने अपने वकला को ये हिदायत की है? जी बिल्कुल जी। तो सुप्रीम कोर्ट में अब लिख के देंगे वो? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश होने की इजाज़त मांगी जाएगी। बिल्कुल, आज बकाया तौर पर वहाँ पर वैसे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और इसके अंदर जो है उन्होंने जो वहाँ पर रिसीव किया है नोटिस, तो उसके ऊपर भी मेरा ख्याल में लिखा होगा कि मुझे जो है मैं खुद आना चाहता हूँ, और मुझे नैब केस में जो रिव्यू फाइल हुआ है उस मामले में पेश होना चाहते हैं जी। अच्छा, मैं एक स्टेटमेंट आपको सुनाता हूँ बिलावल भुट्टो की, थोड़ा सा उस पर भी थोड़ा तबसरा करना चाहिए। बिलावल भुट्टो का बयान दिखाएगा। देखने के बजाय हमने अवाम की तरफ देखा है, और हम अवाम पे एतमाद करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला हर पाकिस्तान की शहरी एक उम्मीदवार तो बन सकता है, मगर आखिर जो फैसला है वो अवाम करेंगे। और मैं पुरुम्मीद हूँ कि पाकिस्तान के अवाम इस बार पाकिस्तान का वज़ीर आज़म लाहौर से तो नहीं हो। पंजोता साहब, आप ही पहले कमेंट कर दें, फिर डॉक्टर साहब इसका जवाब देंगे। देखिए, मैं तो समझता हूँ, और लाहौर से नहीं वज़ीर आज़म होगा। देखें, पूरी दुनिया जानती है कि मकबूलियत इमरान खान साहब की, और किस तरह से वैसे जी इमरान भी लाहौर से ही है। देखें, उनका शायद स्टेटमेंट इस हवाले से उन्हें वो समझ रहे हों कि इमरान खान साहब जेल में रहेंगे, जो कि इनका प्रोग्राम है स्पेशली कि उनको रखा जाए और पार्टी को क्रैश किया जाए, तो उसके मुतबादिल वो कह रहे होंगे कि अगर वो जेल में रहते हैं तो फिर ये बचते हैं, तो ये नहीं आ रहे। दोनों ही ठीक है, तो लेकिन बात यह है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं। इमरान खान साहब को बिल्कुल लड़ने का मौका क्यों उनसे छीना चाहते हैं? क्यों उनको एक ऐसे झूठे केस में अंदर रखा गया? ये जितने केसेस बनाए गए 9 मई से पहले 100 के करीब केसेस उनके ऊपर दायित थे, और ज़्यादातर रोल क्या था जी? दहशतगर्दी की दफात लगाई गई हैं। पुरअमन एहतजाज के ऊपर अगर कॉल दी जाती है, चाहे वो अदलिया की आज़ादी के लिए हो, तो FIR दर्ज कर दी जाती हैं। तो उन केसेस में इसी तरह के केसेस का वो सिलसिला चलता रहा, जिसमें ये साइफर भी लेकर आए और बाकी केस भी, जिसमें पहले तोशा खाना में आज 3 गवाहियां भी हुई हैं साइफर में गवाहियां हुई, और उसके ऊपर क्रॉस भी हो गया। लेकिन वो इस तरह से मैं मुज़क्कर-खेज़ तरीके से चलाया जा रहा है कि कोई डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है तो वो कहते हैं वो भी सीक्रेट है। जो फॉर एग्जांपल जी उसका जो है प्रोटोकॉल है कि जनाब फ़ॉरेन ऑफिस से कैसे आएगा PM ऑफिस में साइफर, और वापस कैसे जाएगा, तो उस हवाले से अगर वो प्रोटोकॉल जो है उसके जो वो मांगा जाता है तो वो कहते हैं जी नहीं, साइफर वाला मामला भी ये भी सीक्रेट है। सूनर और लेटर तमाम ये घूम के जाना फायजी साहब की अदालत में जाना है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में बेल के हवाले से जो है हमने रिजू किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर इतनी तेजी और उजरत दिखाई जा रही है जैसे तोशा खाना केस के अंदर थी, और जेल के अंदर ट्रायल चलाया जा रहा है, और वहाँ पर ना फैमिली को, ना प्रॉपर वकला को, ना साफियों को, किसी को एक्सेस नहीं है कि कैसे ट्रायल कंडक्ट हो रहा है, कैसे एविडेंस हो रही है, कैसे तो मिलते हैं ना उनसे। देखिए, वकीलों की भी एक तादाद उन्होंने मुख्तस की है। फॉर एग्जांपल 10 प्रोसिक्यूटर हैं,
FIA की टीम है पूरी, वहाँ पर 3 लोग या 4 लोग सिर्फ जो है वकील हमारी तरफ से जाएंगे, तो एक वो भी लिमिटेड सारा उन्होंने किया हुआ है। तो ये कैसे कंडक्ट उसको कहेंगे कि आप जो डॉक्टर साहब लाहौर से बिलावल भुट्टो कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म नहीं आएगा, तो एक तो इमरान खान जेल में है और शायद उनके साथ वो सलूक हो जो पिछली दफ़ा नवाज शरीफ के साथ हुआ था, तो लेकिन नवाज शरीफ भी लाहौर से ही है, तो इंडिकेशन दोनों की तरफ है कि दोनों नहीं आएंगे। नवाज शरीफ के साथ जी आप सही कह रहे हैं, पिछली दफ़ा जो सलूक हुआ था उससे पिछली मरतबा 2013 से पहले 2008 में भी हुआ था, उससे पहले 2002 में भी हुआ था। नवाज शरीफ के साथ 24 साल, अब सब मानते हैं कि वो चलें, किसी हद तक हम समझते हैं इस वक्त जो जितने भी जिंदा लीडरान हैं सबसे बड़े लीडर, हो सकता है कोई और नहीं माने, वो किसी और का नाम लें। 24 साल में एक इलेक्शन लड़े 2013 में एक, और 4 साल में निकाल दिया। उस 4 साल के दरमियान में धरने भी थे, उसमें डॉन भी थी, डॉन लीक, उसमें ये केसेस जो बेटे से ना तनख्वाह लेने वाले वो भी थे। अभी आपने थोड़ा सा इब्तदाई में बताया कि लोग क्यों सियासत करना चाहते हैं। आपने कहा ये कोई संभाल नहीं सकता, मेरे ख्याल है संभाल सकते हैं। मेरे ख्याल है संभाला भी था 2013 के बाद, वक्त लगा लेकिन संभाला भी था, इसलिए मैं क्वेश्चन कर नहीं मैं तो केस ही आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ ना। 12,000 मेगावाट की बिजली लगी, 1.2 बिलियन क्यूबिक फुट के गैस के कारखाने लगे, तकरीबन $30 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आई सीपैक में, 700 से 800 किलोमीटर्स की मोटरवे बनी, पंजाब के तमाम हस्पतालों में CT स्कैन लगे, दानिश स्कूल बने। ये सब 4 साल में हुआ, 4 साल में। सर जो 1.5 साल में हुआ वो भी तो मैं बिल्कुल ठीक है, मगर आपकी तनकीद बजा, मगर आप होपलेसनेस का पैगाम तो नहीं दे सकते ना। आप कहते हैं नहीं, होपलेसनेस आपकी जमात ने क्रिएट किया 1.5 साल में, PDM की हुकूमत में, शहबाज शरीफ की हुकूमत में। ये जो 40% था इन्फ्लेशन और 50% था फूड इन्फ्लेशन, ये आप ही की हुकूमत। मेरी गुजारिश सुन लें। पहली बात तो ये है कि जब मेजॉरिटी के साथ नवाज शरीफ की हुकूमत बनी 2013 में, अभी मेजॉरिटी कौन गारंटी करेगा? नोबॉडी कैन। मैं इस वक्त ये कह तो नहीं रहा हूँ ना, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि सियासत के अमल में मैदान में जब आप उतरते हैं तो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं एज एन इलेक्टेबल टू विन दी इलेक्शंस, ताकि आप एक ऐसी हुकूमत लेकर आएँ जिसमें आप मुश्किल तरीन फ़ैसले कर सकें। मैं तो आपको ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि नवाज शरीफ को 25 साल में एक मौका मिला 4 साल के लिए, जिसमें ये सब कुछ हुआ जो मैंने आपके सामने रखा है। इस वजह से मैं मुकदमा आपके सामने ये पेश कर रहा हूँ कि अगर लोग हमें इलेक्ट करते हैं। बिलावल के बयान के ऊपर बता दें, ये तो चलो आपने अपनी बिलावल साहब ने, ये हमारी सियासी नोक झोंक तो अब चलेगी ना। अब अगर सियासत करनी है तो ये बातें तो होंगी। ख्वाहिश मेरी ये कि ये बातें ज़रूर होती रहे, लेकिन और जिस तरह आपने कहा तो मेरे गुमान में मज़ा में ये बात आई कि वो तो इमरान साहब की बात कर रहे होंगे क्योंकि उनके ऊपर ये फला केस हैं, लेकिन ये तो मज़ा में ही बात हो सकती है ना। असल बात तो लोगों ने इलेक्ट करना ना, उनका एक वोट है, मेरा एक वोट है और बिलावल साहब का एक वोट है। जिसको लोग चाहेंगे वो आ जाएंगे, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। मगर ये नोक झोंक चलेगी। में उनकी जो मगर इसके बाप पार्टी से अंडरस्टैंडिंग काटी गई ना आखिरी लम्हे पे, उसके बाद उनको इंतखाबात की तखीर भी दुखी है, और उसके बाद वो ये भी कह रहे हैं लाहौर का। मगर देखिए बाप पार्टी कहीं कुछ ऐसा हुआ है आपने उनका रास्ता काटा है। देखिए वो जो अभी इन्होंने कहा था ना डील हो गई है, हमारे यहाँ मैं किसी को पर पीपल्स पार्टी से हमने 16 महीने बड़े बाज फैसले इकट्ठे सर जोड़ के किए हैं, बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे। तो ऐसे मैं कोई फजूल बात नहीं करना चाहता जिससे तासुर मिले कि हमारे को ताल्लुकात बड़े ख़राब हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मगर हमारी अब सियासी नोक झोंक चलेगी। एक बात मैं करना चाहूँगा, इन्होंने जो कहा कि इमरान खान को अलहदा क्यों इलेक्शन से करने की पाकिस्तानी सियासत का अगर किसी ने असल रंग देखना हो ना, तो एक ज़माने में ये नो कॉन्फिडेंस 10 अप्रैल 2022 को होने से तकरीबन 1.5 साल पहले मरियम और बिलावल बहन भाई बने हुए थे, इकट्ठे जलसे करते थे और आर या पार का नारा मरियम लगाती थी। एन उस टाइम के ऊपर जब इन्हें यकीन हो गया कि ये आर या पार कर गुजरेंगे, तो पीपल्स पार्टी को एक डील मिली थी, जरदारी साहब और उनकी बहन को जेल से निकाला गया और उसके बाद आर या पार आर ही आर हो गया, पार नहीं लगा। उसके बाद वो आपस में ताल्लुकात खत्म हो गए थे। यू नो दैट कि वो डील किसने करवाई थी और किसने वो जमानत करवाई थी। कह ये रहा हूं कि ये पाकिस्तानी सियासत का ट्रू कलर है। ये आपकी बात ठीक है और इसी का जिक्र खोखर साहब भी बारहा करते हैं। हमारी आपस में भी हम निजी जब हम दोस्त हैं, हम मिल बैठते हैं तो ये जिक्र करते हैं। वो एक जमानत के ऊपर ना, वो फेक अकाउंट्स के ऊपर वो सारा मार्च वार्च सब मूवमेंट, महंगाई से लोगों की जान बचानी, सब दफन कर दिया और आर या पार की मूवमेंट खत्म हो गई थी। जी, इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि सियासत जो है वो लोगों को उम्मीद दिलाने का नाम है और मैं ये समझता हूँ कि अगर सियासत का अमल, जमहूरियत का अमल चलता रहेगा तो ये कई दफ़ा फिर आर पार होना शुरू हो जाएगा। जैसे पहले तो आपको 1990 से अगर मुकाबला करें, जो अब हमारा ताल्लुक़ है बाकी सियासी जमातों से,
एक पीटीआई नहीं मानी, क्योंकि वो कहते थे मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा, ये चोर हैं वगैरह वगैरह, वरना बाकी सारी सियासी जमातों ने तो किसी हद तक बैठ के, ये नहीं कि टूटे नहीं, ये नहीं कि अपॉर्चुनिज्म नहीं, ये नहीं कि जिसको आप क्या कह रहे थे कि सियासत का गोल दायरा या जो भी कह रहे थे वो नहीं, ये तमाम बातें सच हैं। मगर बहरहाल आपको एक फ़र्क सियासत में नज़र आना शुरू हो गया था जो पिछले 3-4 साल में डूब गया था। दोबारा से मुझे उम्मीद है कि अगर सियासी अमल चलता रहेगा तो ये लोग आपस में बैठेंगे। हम सारे दोस्त हैं, हम शाम को बैठते हैं, हम आपस में गप मारते हैं। मुझे मालूम है इनका दिल कितना दुखता है पाकिस्तान के हालात देख के। हमारे पीटीआई में भी जो दोस्त जिनको मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है उनका दिल कितना दुखता है। तो ऐसा तो नहीं कि हम शाम को तो बैठ के आपस में बात करके दुख सुख कर सकते हैं और रास्ते भी तलाश करने की कोशिश कर सकते हैं, मगर सियासी अमल में नहीं कर सकते। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मतानत आएगी, ज़रूर करेंगे। मुस्तफा साहब, पिछले चंद सालों की जो सियासत हुई है पाकिस्तान में, और या ये कह लें कि 10 अप्रैल 2022 के बाद से, नो कॉन्फिडेंस के बाद से जिस तरह की नारेबाजी फ़ौज के ख़िलाफ़ लगाई गई है, उससे पाकिस्तान में सियासत भी और शख्सी आज़ादियों का माहौल ख़राब हुआ। तो इसलिए सियासतदानों को एक चीज़ जो समझ बूझ के करनी चाहिए, आपको बिला वजह अदारों से लड़ाई नहीं लेनी चाहिए। आपको अपनी ताकत का अगर गलत अंदाज़ा है तो फिर आप सियासतदान नहीं है। सियासतदान बातचीत से रास्ता निकालता है, टकराव नहीं करता कि चढ़ दौड़ो सियासत नहीं है। माजरत के साथ इमरान खान ने सुसाइड मिशन अपनाया था, तो सुसाइड मिशन का अंजाम ऐसे ही निकलना था, लेकिन उससे शख्सी आज़ादी भी आपकी मुतासर हो गई, आपकी पॉलिटिक्स की स्पेस भी कम हो गई। कुछ अर्सा पहले मलिक साहब एक किताब नज़र से गुजरी जिसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर्स थे, उन्होंने मिल के दुनिया में तमाम उठने वाली पिछली इस सदी में 100 सालों में जो सियासी तहरीकें उठीं उनका उन्होंने मुवाजना किया, और फिर उन्होंने उनकी आपस में तफरीक की कि कौन सी मूवमेंट्स कामयाब हुई और कौन सी नाकाम हुई, और जो कामयाब हुई उनकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या थी, और जो नाकाम हुई उनकी नाकामी के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या थी। वो सारी 100 साल की जो डेटा है उससे एक चीज़ उन्होंने साबित की कि जो 99% जो मूवमेंट्स कामयाब हुई वो नॉन वायलेंट थी, और जिस मूवमेंट के अंदर थोड़ा सा भी वायलेंस का असर आया वो नाकाम हो गई। क्योंकि एक ट्रेडिशनल बैरियर है, लोग आम आदमी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, स्टूडियो में बैठे हैं, वो किसी वायलेंट मूवमेंट के अंदर शिरकत नहीं करते। एक वायलेंस जो है वो बैरियर है शिरकत के लिए, और जहाँ पे वो मूवमेंट पीसफुल होती है लोग आराम से उसके अंदर शिरकत भी कर लेते हैं। तो ये जो एक हमारी जो 9 मई के वाक़यात है वो सियासत से इनहराफ था कि हमेशा हमने हमारे यहाँ ऐसी जमात, पीपल्स पार्टी की एक बहुत बड़ी आपके सामने एग्जांपल मौजूद है कि उन्होंने क्या कुछ नहीं सहा, लेकिन उसके बावजूद उस नहज तक नहीं गए। एक हिस्सा था पीपल्स पार्टी का, उससे पहले 9 मई से पहले वो जो जलसों में खड़े होकर कहना कि ये जो जनरल बाजवा है ये मीर जाफर है या मीर सादिक है, ये गलत थी। और आपको फौज को इस तरीके से ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहिए, जैसे हम कहते हैं ना कि किसी मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर को आके कब्जा नहीं करना चाहिए, सियासतदानों को जेल में नहीं डालना चाहिए या इनको चोर डाकू नहीं देना चाहिए। इस तरह सियासतदानों को फौज का जो सिटिंग सरबराह है, अगर उसकी पोजीशन को आप कहते हैं कि मीर जाफर है, तो फिर फौज नीचे उसके कैसे काम करेगी? जी, ये बात ठीक है, खतरनाक ट्रेंड था, ये दुरुस्त नहीं था। ये बात ठीक है। और इसी तरह देखिए, हम सियासत के अंदर फौज की जो इन्वॉल्वमेंट है उससे हम असूली तौर पर इख्तलाफ कर सकते हैं, बिल्कुल कहना चाहिए फौज सियासत, लेकिन हम जब ये रंग इख्तियार कर लें कि हमें ऐसा शुबा पड़े कि हम फौज के इंस्टीट्यूशन के खिलाफ है, तो वो फिर एक गलत चीज़ है। हम असूली तौर पर उनकी सियासत के अंदर मुदाखलत की हमेशा मैं कम अज़ कम मुखालफत करता रहूँगा, लेकिन उनका जो किरदार है इस मुल्क के दिफा के हवाले से, जो वो हमारे लिए सुबह शाम कुर्बानियाँ देते हैं, पिछले एक हफ्ते के अंदर हमारे कोई 22 ऑफिसर्स और जवान शहीद हुए। कल बेचारा वो कर्नल शहीद हुए, 4 जवान शहीद हुए। तो हमें इस चीज़ को भी सामने मलूज़ खातिर रखना चाहिए कि वो हमारे लिए जाने भी दे रहे हैं। हम इस चीज़ के ऊपर डिसएग्रीमेंट ज़रूर कर सकते हैं और करना भी चाहिए, मैं तो हमेशा करता हूँ, लेकिन वो एक दायरा जो है, वो कॉन्टेक्स्ट जो है, वो उसके अंदर बड़ा क्लियर होना चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली पीटीआई की से ये एक बड़ी फाश गलती हुई कि एक तो वो वायलेंस की तरफ चीज़ों को ले गए। 9 मई के जो इंसिडेंट्स हैं, उन्होंने आपकी, मेरी, डॉक्टर साहब की, पंजोता साहब की, उन्होंने स्पेस ख़त्म की। हम बहुत सी ऐसी गुफ्तगू करते थे राइट्स के हवाले से, जो गुफ्तगू अब बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो गई है। अब उसका इम्पैक्ट आपको ये नज़र आ रहा है कि जुडिशरी जो मुश्किल से मुश्किल तरीन हालात में भी राइट्स के ऊपर थोड़ी सेंसिटिव होती थी, रिलीफ देती थी, आज उसके ऑर्डर्स भी नहीं माने जा रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, अपनी जान भी छुड़वाओ और हमारी जान भी जी, एग्जैक्टली हाई कोर्ट के जज ने कहा। ये अगर बेबसी का आलम था, बेबसी का आलम था, तो ये गलती ये तो है, तो लेकिन ये स्पेस खत्म करने में 9 मई ने एक रोल अदा किया, जो मेरे ख्याल में सियासी तौर पे खुदकुशी थी।
और मैं ये समझता हूँ मलिक साहब, मेरे ख्याल में जो हमारे बलूचिस्तान के अदर देन जो एक टिपिकल हमारी पॉलिटिक्स है वो पंजाब में भी होती है, आप किसी सूबे को इस तरह तो नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ के सियासतदान बहुत इस हवाले से बड़े जीरक हैं क्योंकि उन्होंने बड़ा अरसा तगदौ स्ट्रगल की है। तो मालिक साहब, मुझे एक दफ़ा मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि ये जो मुस्तफ़ा जो बेटा, ये जो वायलेंस की जो पिच है, हम कभी इसके ऊपर नहीं जाके सियासतदान खेल सकते। अगर हम उस पिच पे जाएंगे तो आगे से मार ही पड़ेगी। और हमने ये सबक बहुत पहले सीख लिया था। हम सिर्फ सियासत से, गुफ्तगू से, अब कायदे आज़म के पास गुफ्तगू थी ना, उन्होंने मुल्क ले लिया, कोई क्लशनकोफ लेके नहीं निकले, किसी के ऊपर चढ़ाई नहीं कर दी। इंडिया के अंदर जो नॉन वायलेंट मूवमेंट रही, कांग्रेस की जो मूवमेंट थी, गांधी साहब की जो मूवमेंट थी, नॉन वायलेंट थी। तो हमें वो अपना जो तशख़्ख़ुस है वो तब्दील नहीं करना चाहिए। पंजोता साहब, मेरे ख्याल देखिए, गुजारिश ये है कि पहली बात तो वायलेंस की बात कर रहे हैं, मैं तो इसको बिल्कुल एग्री नहीं करता। इमरान खान साहब ने जब भी कॉल दी, पुरअमन एहतजाज की कॉल दी, उस जो एहतजाज था उसमें ख़वातीन, बच्चे, जवान और हर तरह के लोग मौजूद थे। आपने किसी के हाथ में बंदूक देखी, आपने किसी के हाथ में कोई ऐसी चीज़ देखी जिससे वो वायलेंस, आप कह रहे हैं कि वो वायलेंस जो है हुआ या क्रिएट करवाया गया। बात यह है कि इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश हुए और उन्होंने उस बात के ऊपर बिल्कुल जो है अफसोस किया और ये कहा कि ये गलत हुआ जो भी इस तरह से हुआ, लेकिन कभी भी उन्होंने ये बात नहीं की कि उस बिल्डिंग के ऊपर हमला कर दिया जाए, उस बिल्डिंग के ऊपर धावा बोल दिया जाए, उस बिल्डिंग को तोड़ फोड़ का जो है वो निशाना बनाया जाए। GHQ में, दूसरे नंबर पर हाउस में, किला बाला सार में, चकदर्रा में, ISI के ऑफिस में, वो सारे कई बार से आए। देखें, बात यह है कि एक तरफ अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने के लिए जाती है और वहाँ पर पूरी फोर्स लगाकर उन्हें हटा दिया जाता है, जलसा करने की इजाज़त होनी चाहिए PTI। नहीं, सुन लेना, वहाँ पर पूरी फोर्स होती है ना, तो पहली बात तो यह है कि वहाँ पर कोई इस तरह की रुकावट नहीं थी जिसने रोका हो कि जो जुलूस जो है उस तरफ जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इंडिपेंडेंट तहकीकात की क्यों बात की गई है कि वहाँ पर जो कैमरे लगे हुए थे और जो पहले शीशे टूटे हुए थे वो जो नज़र आ रहे थे, तो वो किसने तोड़े? उस वक्त तो बंदा अंदर कोई भी नहीं गया हुआ था। इंडिपेंडेंट तहकीकात की क्यों नहीं बात की? इसी वजह से नहीं की जाती कि हम ये कहते हैं कि इन्होंने फॉर एग्जांपल, एक सरकार है, पुलिस है, उन्होंने केसेस बनाए और हम अपनी गवाही देना चाहते हैं, हम अपने सबूत लेना चाहते हैं। वही केस बनाने वाले हैं, वही फैसला करने वाले हैं। इंडिपेंडेंट तहकीकात होंगी, हम अपने सबूत देंगे, वो अपने देंगे, जो जिसका कसूर उसका। फॉर एग्जांपल 100 बंदा अंदर गया जी, आपने पूरे पाकिस्तान को अंदर डाल देना चाहिए। पंजोता साहब, 9 मई से ना वैसे आज भी सबको डिस्टेंस कर लेना चाहिए, उसको डिफेंड नहीं करना चाहिए। देखिए, बात ये है कि जब बात ये, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई किसी ज़माने में नून लीग वाले सुप्रीम कोर्ट में घुसे थे, ये आपके साथ बैठे हुए हैं, इन्होंने गलत काम किया था, आज भी उसका दिफा नहीं कर सकते। आप 9 मई का सारी उम्र दिफा नहीं कर सकते। सर जी, 9 मई अगर आप टॉपिक छेड़ेंगे तो हमने अपनी सफाई तो देनी है ना। हम ये कहते हैं कि कभी भी 9 मई की मजम्मत पहले करें कि 9 मई को जिसने भी ये काम किया वो काबिल मजम्मत है। ये बिल्कुल, जिसने तोड़ फोड़ की, बिल्कुल जिसने आग लगाई, जिसने वहां पर तोड़ फोड़ की, बिल्कुल मजम्मत। इमरान खान साहब ने खुद ये कहा और बार बार कहा, कभी भी उन्होंने कहा कि हमने कभी ये नहीं कहा कि इसके ऊपर हमला किया जाए। क्या मुस्तकबिल बेहतर खबर लाएगा हमारे लिए? इलेक्शंस के नतीजे में कोई स्टेबल सेटअप बनेगा? इन हालात से हम निकलेंगे या यही बातें कर रहे हैं कि धरना किसने करवाया था, हुकूमत किसने कराई थी और किसने क्या अटैक किसने करवाया था? मेरे ख्याल में जब मुझे सबसे बड़ा जो अफसोस होता है वो इस बात पे होता है कि इस मुआशरे में उम्मीद जो है वो ख़त्म होती चली जा रही है। यानी बाकी चीज़ों से, मईशत को तो ठीक कर लेंगे, बाकी चीज़ों को भी ठीक कर लेंगे, मगर उम्मीद का क्या करेंगे? और मैं समझता हूँ कि अगर उम्मीद ख़त्म हो जाए तो फिर ये सियासत व्यासत करने की क्या ज़रूरत है? सर, लोगों को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ अगर मिलेंगी ना तो उम्मीद उनकी दोबारा बहाल। जी, ये बात ठीक है, मगर उम्मीद देखने में यही, दुनिया में पूरी में यही आया है कि जब उम्मीद होती है तो बड़ी मुश्किलात में से गुजर के भी लोग मईशत भी ठीक करते हैं, सकाफत भी ठीक करते हैं, रवैया भी ठीक करते हैं, सियासत भी ठीक करते हैं। इस वजह से एक बहुत अहम पहलू आपने क्योंकि कहा कि क्या आपको उम्मीद है, तो मैं कहता हूँ जी एब्सोल्युटली है। मैं अभी अब मैं गया हुआ था मुल्क से बाहर, तो मेरे पुराने 30-32 साल पुराने दोस्त हैं जो जिनका ताल्लुक एक अफ्रीकन मुल्क से था, तो मैं उनके साथ बैठा, वो बहुत बड़े एक फॉर्च्यून 500 कंपनी में लग चुके हैं। तो मैं जब बैठा उनके पास तो मुझे पता चला कि उनके पूरे मुल्क में कोई इथियोपिया वो नहीं है, सॉरी मैं वैसे मुल्क का नाम नहीं लेना चाहता था, कोई इस्लामाबाद की तरह का शहर नहीं है, फैसलाबाद की तरह का भी नहीं है, हैदराबाद की तरह का भी नहीं है। उनकी बेशुमार सड़कें कच्ची हैं, कुछ नहीं है उनके पास, लेकिन मुझे नहीं लगा कि वो उनके पास उम्मीद नहीं है।
यानी उनको ये यकीन है कि हम निकल जाएंगे, कोई मसला नहीं, मुश्किल वक्त है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, हम गरीब मुल्क है, मगर ये उनको यकीन है कि हम निकल जाएंगे, हमारे बच्चे जो है हमसे बेहतर ज़िंदगी गुजारेंगे, उनके बच्चे उनसे बेहतर ज़िंदगी गुजारेंगे। हमारे यहाँ हम 240 मिलियन लोग हैं, 24 करोड़ लोग हैं हमारे यहाँ। ज़रा देखें आप, इमारतें देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर से हमें भी निकालेगा। सिर्फ कोशिश ये करनी चाहिए कि सारी सियासी जमातें उसके लिए एक लाहे अमल के साथ, एक मंसूबे के साथ, एक प्लान के साथ इलेक्शन में उतरे। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, नईम हैदर पंजोता साहब, मुस्तफा नवाज खोखर साहब, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।